जो हमने कल पढ़ा या परसों पढ़ा, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी नहीं निकालने हैं, घर से जो लाए हैं वो पूछो। नहीं है कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े? हाँ ठीक। तो आखिरी चीज जो हमने करी थी दैट वाज नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, है ना। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, और रियल जीडीपी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो कांस्टेंट प्राइसेस में हमारे पास एक बेस ईयर होना चाहिए। तो हम करंट प्राइसेस से कांस्टेंट प्राइसेस क्यों जाते हैं? ताकि हम इन्फ्लेशन का असर खत्म कर सके। समझा? तो इन्फ्लेशन का असर खत्म किस प्राइस पे होता है? कांस्टेंट प्राइस पे। इतना क्लियर है ना? बेस ईयर क्या है क्या नहीं है ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज अभी हम पहले कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा रिवाइज्ड जीडीपी मेथोडोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं। तो सर एक और टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है दैट इज मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। सबडिंग मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। इस पे भी आपके लास्ट एग्जाम में एफए पे क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सतह पे क्वेश्चन था, लेकिन हम थोड़ा 2-3 लेवल और डेप्थ कवर करेंगे। मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। नाउ सी, पे अटेंशन। देखो काफी कुछ जो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं ना, वो टेक्निकल सेंस में अगर देखा जाए हो सकता है कि उसमें इट कन्फ्लिक्ट्स विद मेजर इकोनॉमिक थ्योरीज, लेकिन आई गिव सर्टेन एग्जांपल्स सो दैट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं बड़े उसको नीचे लेवल पे लेकर आता हूं जो इजीली समझ आता है। अदरवाइज अगर आप टेक्निकलिटी में घुसोगे, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट्स। तो बिल्कुल ऐसे ही इस टॉपिक में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी एरर्स है, काफ़ी ओमिशंस है, लेकिन मैं उसको हमारी सतह पे लेकर उसको आम जबान में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सर, ये मैं इधर खड़ा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप मेरे इनकम का एक अंदाज़ा लगाएं, लेकिन आपको क्या करना है? यू हैव टू आस्क मी सर्टेन क्वेश्चंस जिसके बेसिस पर आप मेरे इनकम का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वुड यू आस्क मी सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट माय इनकम इज? व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कुड यू आस्क? कितने क्लासेस वगैरह आप देते हैं, है ना? तो ओवरऑल सर मैं आपको पूछ सकता हूं कि आपका प्रोडक्शन कितना है, आपका प्रोडक्शन कितना है, इन अदर वर्ड्स आपका आउटपुट कितना है ना? आप आउटपुट कितना जनरेट करते हो। तो सर मैं टोटल 30 क्लासेस देता हूं, दैट इज माय आउटपुट, और हर क्लास का फलाना इतना प्राइस होता है, वो बन गया मेरे आउटपुट का वैल्यू। समझा? तो सर एक जो मेथड है मेरा जिससे मैं अब इनकम जनरेट कर सकता हूं, इनकम पता कर सकता हूं, दैट इज विच मेथड? प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड। ठीक है ना? दूसरा इन्होंने पूछा सोर्सेज ऑफ इनकम आपका क्या है, कहां से पैसा कमाते हो। ठीक है, वो भी एक तरीका है सर, कहां से पैसा कमाते हो। तो सर मैं इनकम कहां से कमाता हूं। तो सर इनकम कमाने के हमारे पास 3-4 तरीके ही होते हैं सर। कुछ तो मैं कहीं से कुछ वेजेस ले रहा हूं, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूं क्विंटेसेंस में, सो दे पे मी सर्टेन वेजेस। या फिर सर मेरा अपना बिजनेस भी चलता है तो मैं वहाँ से प्रॉफिट भी कमाता हूँ। मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, सूद वगैरह भी खाता हूँ, और मैं रेंट पर भी मेरी प्रॉपर्टी चढ़ाई है मैंने। तो अलग अलग जगह से मैं इनकम अपना कमाता हूँ। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट पे कितना पैसा कमाया। इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कितना इनकम कमा रहा हूँ। तीसरा जो आप सवाल मुझे पूछ सकते हैं दैट इज सर, आपने अपना प्रोडक्शन बता दिया, आपने इनकम बता दिए, साथ ही साथ आप अपने खर्चे भी बता दो, है ना? एक्सपेंडिचर से भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो मिल ही जाएगा कि आपके क्या क्या खर्चे हैं। तो आप बोलेंगे सर खर्चे से कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कुछ मैं खर्चा करता हूँ टीवी पे, कुछ मेरा फ़ोन पे खर्चा होता है, कुछ मेरी बिल आती है रोज़ाना की, तो एक तो उस पे खर्चा होता है। इसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मैं कंज्यूमर गुड्स पे लगाता हूँ, खाने पीने पे, कपड़ों पे, बिल वगैरह देने में। और सर थोड़ा बहुत मेरा खर्चा इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है जो मैंने कहीं पर कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी मेरा एक खर्चा है। समझ आ रहा आपको? उसके बाद और भी कुछ हमारे पास खर्चे होते हैं। तो खर्चे जब मैं टोटल जोड़ दूंगा उससे भी आपको ओवरऑल मेरे इनकम का अंदाज़ा मिल जाएगा।
समझा? तो सर मेरा इनकम अगर आपको निकालना है तो आप 3 तरीकों से निकाल सकते हैं. यू कैन आस्क मी अबाउट माई प्रोडक्शन, यू कैन आस्क मी अबाउट माई इनकम, यू कैन आस्क मी अबाउट माई एक्सपेंडिचर. समझा? अब सर मुझे भूल जाइए और मेरी जगह पर इंडिया को लेकर आइए. अब अगर आपको इंडिया का नेशनल इनकम निकालना है, इन अदर वर्ड्स आपको इंडिया का जीडीपी निकालना है, वो एक तरीके से नहीं निकलता. जैसे मैंने आपको कल पढ़ा, तो आप टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन लीजिए, मल्टीप्लाई बाय प्राइस करिए उसको. दैट इज ओनली वन वे टू डू इट, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड. बट देयर इज अनदर वे जिसको हम कहते हैं इनकम मेथड, एंड देयर इज द थर्ड वे जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. तीनों मेथड से हम कहाँ पहुँचते हैं? कंट्री के नेशनल इनकम पर. समझा? अब एक एक करके ये तीनों मेथड्स पढ़ना है और इसके अंदर देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं. क्लियर है? तो लिखिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड. नंबर 1 एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड. तो अगर मुझे सर किसका एक्सपेंडिचर निकालना है, एक इंडिविजुअल का या पूरे देश का, पूरी कंट्री का, तो आई हैव टू एड अप ऑल द एक्सपेंडिचर दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री. समझ आ रहा आपको? लिखिए कैलकुलेट्स जीडीपी बाय एडिंग द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Final goods and services produced within a country. Produced within a country in a financial year. Produced within a country in a financial year. Clear है सर? अब देखो, मुझे देखना है अल्टीमेटली मुझे कंट्री का क्या निकालना है? जीडीपी. दैट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर, है ना? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो कैसे निकाले हम कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं हमने? सर एक तरीका है, आप सारे लोगों का खर्चा निकालो जो उन्होंने इन गुड्स एंड सर्विसेज पे किए हैं, वो भी जीडीपी ही है. सर हमने कंट्री में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, अब कितने किए कैसे निकलेगा? लोगों ने उन पे कितना खर्चा किया, ऐसे भी निकलेगा. समझा? तो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा नहीं लेना है. कौन सा खर्चा लेना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना खर्चा हुआ है हमारा. लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस होने चाहिए? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी. समझ आ रहा है? नाउ सी कैसे निकालेंगे सर? इकोनॉमिस्ट ने इसकी एक फॉर्मूला दी. सो जीडीपी विल बी इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स एन. कंट्री के सारे खर्चे जोड़िए आप. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बाहर कोई खर्चा नहीं है. सारे खर्चे जोड़िए आप, इसी में सब कुछ आ जाएगा. देखिए जरा, ये सी क्या है सर? दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऐसे लिखो, सी है आपका फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसके बाद जी हो गया फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ये फाइनल क्यों होता है? बिकॉज ये इंटरमीडिएट में नहीं आता. आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स. मत डालो, खुद डालूंगा. ऑन कैपिटल गुड्स. और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स. ये 4 चीजें ऐड करिए आप, आपको पूरा जीडीपी मिल जाएगा. अब मैं इनको एक एक करके समझाऊंगा आपको ये क्या करा हमने. देखो जरा,
मान लीजिए विद रिगार्ड्स टू इंडिया, ये क्लास मान लीजिए पूरा इंडिया है, और मैं इंडिया की गवर्नमेंट और आप लोग इंडिया के सिटीजन्स या रेजिडेंट्स, बिकॉज जीडीपी की बात करेंगे तो सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, जो इंडिया में रहते हैं। तो सर मुझे आप सब लोगों का खर्चा निकालना है, तो हिंदुस्तान की धरती पे कितना खर्चा होता है, तो सबसे पहले किसका खर्चा जोड़ेंगे, आप सब लोगों का। तो आप सब लोगों का खर्चा जोड़ा मैंने, उसको हम क्या कहते हैं, सी, फाइनल प्राइवेट, यानी आप लोग प्राइवेट हो गए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो आपने कंज्यूमर गुड्स पे खर्चे किए हैं, फ्रिज पे, टीवी पे, कपड़ों पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपका खर्चा जोड़ दिया। दूसरा आप खर्चा किसका जोड़ेंगे, गवर्नमेंट का, तो मैंने गवर्नमेंट का खर्चा जोड़ दिया। तो प्राइवेट भी खर्चा हो गया, गवर्नमेंट का भी खर्चा हो गया, मगर ये कंज्यूमर गुड्स का खर्चा है, जो रोज़मर्रा आपको चीज़ें जो आप कंज्यूम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज अ सिविल सर्वेंट काम करता हूँ जेके गवर्नमेंट में, तो जेके गवर्नमेंट में अगर मैं एज अ सिविल सर्वेंट काम करता हूँ तो जेके गवर्नमेंट मेरी सर्विसेज हर महीने कंज्यूम करती है। जेके गवर्नमेंट मेरी सर्विसेज हर महीने कंज्यूम करती है, इसीलिए मुझे हर महीने सैलरी मिलती है। तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो वो सैलरी देती है। समझ आ रहा आपको? लेकिन एक्सपेंडिचर सिर्फ कंजम्पशन वाला नहीं होता। आप लोगों ने जो खाने पीने पे, कपड़ों पे खर्चा किया है, वही सिर्फ खर्चा नहीं है। आप लोगों ने लेट्स सपोज कोई बिल्डिंग भी बनाई है, तो वो किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। समझ आ? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया वहां पे। उसके बाद आएगा क्या, नेट एक्सपोर्ट्स। ये चार चीजें आप जोड़िए, ये नेट एक्सपोर्ट्स हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये चार चीजें आप जोड़िए, इसके बाहर कोई खर्चा नहीं है। कम अप विद एन एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। कम अप विद एन एक्सपेंडिचर, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेंडिचर जो इंडिया में हो रहा है ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं, एंड इट इज नॉट कवर्ड इन दिस फॉर्मूला। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल एक्सपेंडिचर जो इसके बाहर है। एम्बेसी क्या, किस पर होते हैं वॉर एक्सपेंडिचर्स? व्हाट इज अ वॉर एक्सपेंडिचर? वॉर में आप अपनी आर्मी को खर्चा देते हैं या फिर मिसाइल खरीदते हैं, व्हाटएवर। अगर इंडिया में मिसाइल बनी है उस पर खर्चा किया आपने तो बन गया जीडीपी। एवरीथिंग जो भी इंडिया में खर्चा होता है, इस फॉर्मूला से बाहर कोई खर्चा नहीं है। आप नहीं सोच पाएंगे बिकॉज है ही नहीं। सारे खर्चे इसमें ऐड हो जाते हैं जो भी कंट्री के है। कैसे हो जाएगी बताओ? नहीं, बिकॉज जो आपने आपको कब जो सैलरी मिल गई ना, जिसे आपने यहाँ पर गवर्नमेंट का खर्चा कर लिया, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने किस पर वो खर्चा किया, सर्विस पे। वाई? बिकॉज सर्विस प्रोड्यूस हो रही थी, तो सर्विस वाली प्रोडक्शन हाईलाइट होगी वहाँ। फिर आपने खर्चा किया मशीन पे या फ्रिज पे, तो वो फ्रिज की प्रोडक्शन है, ये सर्विस की प्रोडक्शन है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसको आप कैसे जोड़ सकते हो? क्लियर है? इसके बाहर कोई खर्चा नहीं है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही पूरी फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक एक करके हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। तो लिखेंगे सबसे पहले सी। तो सी मैंने क्या लिखा आपको, फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे परचेजिंग अ न्यू कार, गाड़ी परचेज करना, फोन परचेज करना, गाड़ी कॉमा फोन, कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, क्या कुछ लोग इंडिया में सेकेंड हैंड चीजें परचेज करते हैं? शुड वी ऐड दैट एक्सपेंडिचर हियर? हाँ, नहीं, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी, है ना, बिकॉज वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो सेल हो रहा है बस, ठीक है। इग्नोर सेकेंड हैंड कंजम्पशन, इग्नोर सेकेंड हैंड कंजम्पशन। लिखा सर? उसके बाद जाइए आई पर। आई को क्या लिखा आपने? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। इसको हम इकोनॉमी में कहते हैं जीएफसीएफ। इकोनॉमी में हम इसको कहते हैं जीएफसीएफ। व्हाट इज जीएफसीएफ? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या है सर? एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू हाउस, expenditure on a new house, building, machinery, factory, etc. etc. लिखा? अच्छा, मान लीजिए सर ये एक फैक्ट्री है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक बच्ची ने सवाल पूछा था, लेकिन शी इज नॉट हियर टुडे बिकॉज उसका जवाब यहां पे आएगा। तो सर यहां पर एक फैक्ट्री है। दिस इज 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर में इस फैक्ट्री में दे प्रोड्यूस्ड सम कमोडिटीज। सपोज उन्होंने कुछ फ्रिज प्रोड्यूस किए। क्या प्रोड्यूस किए? कुछ फ्रिज प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस कर लिया उन्होंने, पर वो उसको बेच नहीं पाए, वो उसको सेल नहीं कर पाए, डिमांड उतनी नहीं थी। वो फ्रिज उन्होंने उठकर अपनी इन्वेंट्री में रखे। किस में रखे? अपनी इन्वेंट्री में रखे। अब मेरा सवाल ये है, लोगों ने तो इस पे खर्चा किया नहीं, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में तो आएगा नहीं। अब ये फ्रिज मेरी इन्वेंट्री के अंदर है। अब क्या ये फ्रिज प्रोड्यूस हुए हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में? यस। आपको नहीं लगता ये जीडीपी में आने चाहिए? आने चाहिए ना? यस। मगर इस पे तो खर्चा ही नहीं हो रहा है, ये तो इन्वेंट्री में है। ये किस में आएगा? ये इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है ना? लिखिए, इट इंक्लूड्स अनसोल्ड इन्वेंट्री। इट इंक्लूड्स अनसोल्ड इन्वेंट्री। इट इंक्लूड्स अनसोल्ड इन्वेंट्री। लिखा सर? डन? चलिए आगे। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, इसमें क्या क्या आता है? सैलरीज, व्हीकल्स पे खर्चा, व्हीकल्स, कॉमा, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा। इन सब चीजों पे खर्चा करेंगे। ठीक है? नासी, मुझे बात एक बताइए, गवर्नमेंट ने खर्चा किया और गवर्नमेंट ने खर्चा करके मुझे सैलरी दी। क्या दी? सैलरी। क्या ये गवर्नमेंट का खर्चा है? यस। सैलरी उसने क्यों दी? क्योंकि मैंने उसको क्या प्रोड्यूस करके दिया? सर्विस। तो प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, और जीडीपी इसी प्रोडक्शन का तो मेजरमेंट है कि नहीं? तो सर ये खर्चा अगर हम जोड़ेंगे तो इन अदर वर्ड्स हम प्रोडक्शन जोड़ रहे हैं, तो मिल गया आपको एक्सपेंडिचर। मगर सर गवर्नमेंट ने एक और खर्चा किया, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया सर? गवर्नमेंट ने मुझे ओल्ड एज पेंशन दिया। क्या दिया? मेरे दादा को, वो 125 साल के हैं, उनको दिया ओल्ड एज पेंशन। अब ये ओल्ड एज पेंशन जो उनको मिला, हैज ही प्रोड्यूस्ड एनीथिंग? नो। सो शुड वी ऐड दिस? प्रोडक्शन हुआ है, एक्सपेंडिचर तो हो रहा है ना, प्रोडक्शन हुआ है, तो शुड वी ऐड दिस? नो, इट इज नॉट एडेड, बिकॉज हम प्रोडक्शन ढूंढना चाह रहे। सिर्फ खर्चे से कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन ढूंढना पड़ेगा। समझा? तो वो खर्चा जिसके बदले कुछ प्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए आपने लिखा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझा? राइट डाउन। इग्नोर गवर्नमेंट्स सब्सिडी। इग्नोर गवर्नमेंट्स सब्सिडी, comma, scholarship, comma, old age pension, etc. ब्रैकेट में लिखना, they are called transfer payments. They are called transfer payments. लास्ट क्या था? XN, net exports. नेट एक्सपोर्ट्स। देखिए, अब थोड़ा जहन यहीं रखेंगे, मैं समझाता हूं ये क्या सिस्टम है। ये कहां से आ गया खर्चे में?
पे अटेंशन, हमें दिखाना है खर्चा ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यही है ना। नाउ सी, जीडीपी निकाल रहे हैं मसल में। अब सर जीडीपी में ये बोला जा रहा है, देखो यार इंडिया में काफी सारी प्रोडक्शन ऐसी हो रही है जिस पर इंडिया में खर्चा नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। काफी सारी चीजें इंडिया में बनाई जा रही है, प्रोडक्शन अभी हो रहा है उसका, पर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा इधर। वाई? बिकॉज वो सारी चीजें क्या हो रही है, एक्सपोर्ट, और उस पर जो खर्चा करता है वो है फॉरेनर, उस पर फॉरेनर का खर्चा होता है। समझा? आपको क्या लगता है ये एक्सपोर्ट पर जो फॉरेनर खर्चा कर रहा है क्या वो इंडिया के जीडीपी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये सुनो, फॉरेनर का एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया should it be added? Absolutely. Why? Because it's the measurement of production, और प्रोडक्शन तो यहीं पे हुआ है, खर्चा चाहे कोई भी करे। समझा? बिकॉज प्रोडक्शन हुआ है तो एक्सपोर्ट का जो पैसा होता है उसको जीडीपी में जोड़ा जाता है। समझा? तो अब हम क्या करेंगे, C + G + I प्लस उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले हम जोड़ेंगे एक्सपोर्ट। क्या जोड़ेंगे? एक्सपोर्ट को एक्स से दिखाते हैं, एक्सपोर्ट को ऐड करना है। समझा? उसके बाद इंडिया के काफी सारे बाशिंदे खर्चा करते हैं ऐसी चीजों पर जो बाहर से आ रही है, उनको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट्स। क्या बोलेंगे? इंपोर्ट्स। ऐसी चीजें जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुई है मगर खर्चा यहीं पे हो रहा है, तो क्या ऐसा खर्चा जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए। वाई? बिकॉज प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हुई है, प्रोडक्शन बाहर हुई है। समझा? तो इंपोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट को माइनस किया। इन दोनों का जो नेट है उसी को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया सर? नेट एक्सपोर्ट हो गया x माइनस m, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो फाइनली हम वापस आते हैं अपनी फॉर्मूला पे। ये देखिए, तो दिस इज आवर फॉर्मूला। सी आपने देखा, जी, आई और एक्स इन नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है? तो खर्चा जो हमने, जो एक्सपोर्ट का खर्चा है उसको ऐड करो और जो इंपोर्ट का खर्चा है उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो मिल गया आपको टोटल एक्सपेंडिचर। नाउ सी, अब मैं आपका थोड़ा जहन देखना चाहता हूं कि आप कितने अटेंटिव है, बताएं जरा। सर यहां से जो मुझे ओवरऑल एक्सपेंडिचर मिलेगा तो मैं उसको कहूंगा ये मेरी कंट्री का क्या है, जीडीपी। पर मेरा सवाल ये है, ये जीडीपी मुझे किस प्राइस पे मिलेगा? विल इट बी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और विल इट बी जीडीपी मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस। अल्टीमेटली ये सारे लोग जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं वो कहां पे होगा सर? वो मार्केट प्राइस का जीडीपी होता है। समझा? तो सर अगर मुझे यहां से मिला जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अब मुझे जरा बात एक बताइए, जीडीपी मार्केट प्राइस मिला, लेकिन मुझे इससे निकालना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालूंगा? वेरी गुड, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझा? तो एक्सपेंडिचर मेथड गिव्स अस व्हाट, जीडीपी मार्केट प्राइस, उसको हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, विल गेट जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। समझ आ रहा है? सो ये यहां पे लिखे जीडीपी मार्केट प्राइस देता है, जीडीपी मार्केट प्राइस देता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, एक और पॉइंट देखते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, आपको आएगा नहीं आएगा बताइए। ये सारे खर्चे जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे बताइए, मुझे जीडीपी जो मिलेगा वो करंट प्राइसेस पे मिलेगा या कांस्टेंट प्राइसेस पे मिलेगा? वेरी गुड, बिकॉज खर्चा कब हो रहा है? अभी।
तो खर्चा अभी हो रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, जीडीपी एट करंट। उसको फिर हम गिराते हैं किस पर, जीडीपी कांस्टेंट पे ले जाते हैं बाद में। उसको करने का एक तरीका होता है, समझा। तो जो भी मिलता है वो करंट पे ही मिलता है, कांस्टेंट पे फिर वो डिराइव किया जाता है वहां से। तो टेक्निकली अगर मैं कहूं एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या देता है सर, ये हमें देता है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ये हमें करंट मार्केट प्राइस देता है, उसको फिर हम डिफ्लेट करते हैं, उसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, समझ आ। दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड खत्म। तो एक्सपेंडिचर मेथड से अल्टीमेटली हमें जीडीपी करंट मार्केट प्राइस मिलेगा। क्या मैं इससे निकाल सकता हूं जीडीपी करंट फैक्टर कॉस्ट, निकाल सकता हूं, यस। क्या मैं इससे निकाल सकता हूं जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस, मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, मुझे बस एक फिगर दे दो आप। मैं इन्फ्लेशन काटूंगा तो मैं कांस्टेंट पे ले जाऊंगा, मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस काटूंगा तो मैं फैक्टर कॉस्ट पे ले जाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैंने वो फॉर्मूला पढ़ रखी है पूरी, समझा। चलिए दूसरा लिखिए, सेकंड मेथड। दूसरा मेथड लिखेंगे आप प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। इसको हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड, और इसको असल में हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ये बड़ा अच्छा मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। नाउ सी, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा वरना समझना। तो मैं कुछ टेबल बनाऊंगा, आप भी बनाना मेरे साथ। बनाइए। बना लिया, देखो अब सर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इकोनॉमी में 3 ही लोग हैं, अज्यूम कर लेते हैं इकोनॉमी में कितने हैं, 3 लोग। सर पहला है एक फार्मर, फार्मर, फार्मर का अज्यूम कर लो जमीन उसका अपना, सीड्स उसके अपने, जो उसमें काम करने वाले मजदूर वो भी उसके अपने बेटे हैं। तो शॉर्ट में उसके काम करने पे उसको कोई भी खर्चा नहीं पड़ता, तो इनपुट कॉस्ट मैं अज्यूम कर लेता हूं 0 है उसका, समझा। इस 0 इनपुट कॉस्ट पे धीरे धीरे उसने काम किया, उसने अनाज तैयार किया, उसने टोटल जो अनाज बेचा वो बेचा 100 रुपए में, ठीक है। तो बताइए जो आपका फार्मर साहब है इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट कॉस्ट, तो मिलेगा आपको 100, 100 माइनस 0 हो गया 100, है कि नहीं, 100 माइनस 0 हो गया 100, समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सर अब जब इसने ये बेचा, सपोज इसने फ्लावर तैयार किया था वो उसने बेचा, अब इसने बेचा इसको, किसको बेचा सर, इसने बेकर को बेचा, बेकर जो फ्लावर का इस्तेमाल करके रोटियां बनाएगा, इसने बेकर को बेचा। ही बेकर ने अब ये माल कितने में खरीदा, 100 रुपए में। बेकर उठाएगा, उसकी रोटियां वोटियां बनाना शुरू करेगा, वो जैसे लवास ववास बनाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ठप करके लगाते हैं उस तंदूर में, तो ये सब काम वो कर रहा है, उससे रोटी वोटी बनाई और रोटी उसने बेची 200 रुपए में। तो बेकर का वैल्यू एडिशन कितना हुआ सर, 200 माइनस 100 दैट इज 100 रुपए। अजान हो रही है, रुकते हैं।
अरे भैया कहाँ पूछे? तो बेकर का वैल्यू एडिशन क्या हो गया? 100 रुपये। अब बेकर ने जब रोटियां वोटियां तैयार की तंदूर वाली, उसने फिर वो रेस्टोरेंट वाले को दी। तो सर रेस्टोरेंट वाले ने उस पर पैकिंग वैकिंग किया, ज़बरदस्त तरीके से लेबल वेबल चिपकाया। अब रेस्टोरेंट वाला जो है सर, वो इसको 200 रुपये में ख़रीद रहा है। कितने में ख़रीद रहा है? 200 रुपये में। वो पैकिंग वैकिंग का उसने टोटल चार्ज क्या कर लिया? 300 रुपये में आप बेचा, है ना? वो खाते हो का अंदर चच, उसको क्या निकलता है 10 रुपए की टोटल, है ना? तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 300 माइनस 200, टोटल हो गया 100 रुपया। बताओ जीडीपी क्या है? बताओ जीडीपी क्या है? कैसे? वैल्यू एडिशन छोड़ो ना, जीडीपी क्या है? जीडीपी फ्रॉम मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से अगर मुझे जीडीपी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो जीडीपी क्या निकलेगा? फाइनल गुड कौन सा है? फार्मर। फाइनल गुड जो आगे इस्तेमाल नहीं हो रहा, रेस्टोरेंट वाला अल्टीमेटली कितने में बेच रहा है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर कितना खर्चा करेगा, तो वही बन गया जीडीपी। ये बन गया जीडीपी मार्केट प्राइस। बनाना समझ आ रहा है? थ्रू विच मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ सी, यही 300 निकालने का एक और तरीका, सर हर एक सेक्टर का वैल्यू एडिशन करो। 100 प्लस 100 प्लस 100, यहां से क्या मिला? 300। सर ये भी तो 300 ही मिला ना, ये भी तो जीडीपी है। समझा? बराबर सेम मिल रहा है आपको। एक्सपेंडिचर मेथड से देखोगे 300 मिलेगा, वैल्यू एडिशन से देखोगे 300 ही मिलेगा आपको। समझा? तो सर लेकिन इसको जीडीपी नहीं बोलते, इसको कहते हैं जीवीए। क्या कहते हैं? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। मगर इसका वैल्यू बराबर वही होना चाहिए जो किसका? जो इसका है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर हुआ? दर्ज हुआ? जवाब क्यों नहीं देते हो? क्लियर हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया 300 रुपए। तो सर क्या पता चला प्रोडक्शन मेथड से? सर वैल्यू एडेड मेथड से ये पता चला कि हम इकोनॉमी में सारे लोगों का एक साथ खर्चा नहीं लेते, हम इकोनॉमी में पहले उसको सेक्टर्स में तोड़ते हैं, फिर हर सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकालते हैं, फिर उस सारे वैल्यू एडिशन का ग्रॉस लेते हैं, वो बन गया जीवीए, वही नेशनल इनकम है। समझा? दिस इज वन अदर मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। राइट डाउन फ्यू लाइन्स। ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखेंगे, इट breaks the entire economy into different sectors and sums up the value added and sums up the value added by each sector. Value added by each sector to calculate gross value added. Value added by each sector to calculate gross value added. Calculate gross value added. क्लियर है? चले आगे। ये हो गया दो चीजें। तीसरा मेथड क्या है सर? इनकम मेथड। इनकम मेथड। इनकम मेथड। इनकम मेथड। नाउ सी, इनकम मेथड में बोला जा रहा है सर टोटल जो आपका जीडीपी है उसको आप ऐड करेंगे सारे लोगों का इनकम। ठीक है ना? इंडिया में जीडीपी निकालना है, सारे लोगों का इनकम ऐड करो। तो इनकम में क्या क्या ऐड करेंगे हम? सर वही चीजें जो करते रहते हैं हम, WIPR है ना, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। तो इस सब को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? जीडीपी। ये भी एक तरीका है जीडीपी निकालने का। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट।
नाउ सी, जरा खुद सोच के बताओ, ये WIPR ही सिर्फ अगर आप लोगे और आप इसको जोड़कर GDP निकालोगे, ये कौन सा GDP देगा? वेरी गुड, GDP फैक्टर कॉस्ट। बिकॉज फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। समझा? मॉडर्न मेथोडोलॉजी में वी डोंट कॉल इट WIPR एनीमोर, इसकी अलग फॉर्मूला है अब, ठीक है? तो आज हम इसकी को अलग तरीके से लिखते हैं। तो GDP इज इक्वल टू, इसी चीज को मैं अलग तरीके से लिखूंगा, इसको लिखना और, फॉर्मूला में और लिखना, GDP इज इक्वल टू CE प्लस OS प्लस CFC प्लस MI प्लस MI। ये हो गया कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। इसमें ये वेजेस पेजेस सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें ये प्रॉफिट वगैरह आ जाता है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट सेक्टर का। CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और आखिरी आता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। सी इफ आई वांट, मैं इसमें और डिटेल में अंदर जा सकता हूं टू टेल यू एग्जैक्टली कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? अगर आपको इतना याद रहेगा आपका सवाल निकल जाएगा। मैं अभी सवाल कराऊंगा आपका जो इनकम मेथड पे आया था, पर डू यू वांट टू गेट इनसाइट? इस एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं बता सकता हूँ इसके अंदर क्या है, पर ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल CFC इज योर डेप्रिसिएशन, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है, ये आपके सैलरीड एम्प्लॉयज़ का वेजेस और सैलरी होता है, और ये मिक्स्ड इनकम होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का, जिनका हमारा प्रॉफिट और वेजेस अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब थोड़ी टेक्निकलिटीज़ है, मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आप इधर तक ही रहेंगे। अब मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, देखो देखो सवाल कैसे आते हैं। देखो सवाल, among the given methods which approach is used to measure national income by summing up the flow of factor incomes received by labor, capital, land, entrepreneur? Domestic product approach, expenditure approach, national product approach, income approach। क्या आंसर? इनकम अप्रोच, ठीक है? बिल्कुल सतह के क्वेश्चंस है ये, इसमें कोई डिटेल नहीं, कोई डेप्थ नहीं है, कोई मिक्स्ड इनकम नहीं पूछ रहा है आपसे क्या है। दिस इज व्हाट द लेवल इज, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए आपको। क्लियर है? आगे बढ़े, ये 22 वाला पेपर है, ठीक है? अब आते हैं हम रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी पे, लिखेंगे रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ GDP कैलकुलेशन।
revised methodology of GDP calculation. Revised methodology of GDP calculation. देखो मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं आपको ये चीज, बिकॉज अब जितना भी हमने पढ़ा सब कुछ इधर पे अप्लाई होगा। अब सारे कॉन्सेप्ट्स जीडीपी के। सर ये रिवीजन का सिस्टम क्या है? पहली बात, जीडीपी में रिवीजन करना होता है, ये कोई ऐसा पहले रूल नहीं था। बाद में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में कुछ रूल्स पास किए गए जिसको हम कहते हैं एसएनए 2008। एसएनए वाज सिस्टम ऑफ, कुछ नहीं लिखेंगे मैं लिखाऊंगा, नेशनल अकाउंट्स, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, यूनाइटेड नेशन का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स दैट केम इन द ईयर 2008। सो ये रूल्स आ गए थे और दे वर अप्लाइड टू ऑल द यूनाइटेड नेशन कंट्रीज कि आप ये रूल्स फॉलो करें। इसमें कुछ गाइडलाइंस थी, जिसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस थी, जिसमें एक गाइडलाइन ये भी थी कि आपका जो बेस ईयर होता है, आपका जो बेस ईयर होता है वो हर 5 साल में आपको रिवाइज करना चाहिए। हर 5 साल में क्या करना चाहिए? रिवाइज। बिकॉज मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेस ईयर हैज़ टू बी एज क्लोज टू द करंट ईयर एज पॉसिबल, और 5-5 साल में यू हैव टू रिवाइज इट। ठीक है। अब इंडिया ने पुराना जो रिवीजन हमारा था, पुराना जो बेस ईयर सिस्टम हमारा था, दैट वाज बिफोर 2015 वगैरह, बिफोर 2015 यानी बीजेपी से पहले जो हमारा बेस ईयर हुआ करता था दैट वाज 2004-5। अब सर हमने ये सोचा कि जब बीजेपी पावर में आया तो उन्होंने 14 से ही डिसाइड किया कि हम यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स अप्लाई कर रहे हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में हमें अपना बेस ईयर रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन होता है 2015 में। रिवीजन कब होता है? तो 2015 और उसके बाद what we decided is कि हमारा बेस ईयर will be shifted from 4-5 to 11-12, 4-5 to 11-12। तो पहला जो मेजर रिवीजन हुआ बेस ईयर का दैट वाज इन द ईयर 2015। 4-5 से हमने शिफ्ट कहाँ किया? 11-12। इसका ये मतलब हुआ कि 15 के बाद का जो भी जीडीपी आया है, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी जीडीपी आया, उनका प्रोडक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? 11-12 के साथ। और जो 15 से पहले वाले जीडीपी है उनका हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? 4-5 के साथ। समझा? तो बताइए सर, जीडीपी ज्यादा किस में दिखेगा? नए वाले में ज्यादा दिखेगा। वाई? बिकॉज बेस ईयर उनका नया है, हमारा बड़ा पुराना बेस ईयर था इधर। तो पता चला कि बीजेपी के टाइम तो जबरदस्त जीडीपी बढ़ गया और कांग्रेस के टाइम तो घटिया जीडीपी था। लेकिन मेन रीजन क्या था इसका? बेस ईयर। इसीलिए फिर गवर्नमेंट को बोला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज कांग्रेस के टाइम अलग बेस ईयर था, आपके टाइम अलग बेस ईयर है। आपको अगर कांग्रेस की और अपनी कंपैरिजन करनी है तो आपको एक ही बेस ईयर रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी बैक सीरीज डेटा। क्या निकालना पड़ेगा? बैक सीरीज डेटा। इसका ये मतलब होता है उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड्स शिफ्टिंग करते हैं हम, जिसमें बेसिक मुद्दा ये है कि आप स्प्लाइसिंग करिए, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि पुराने जो साल थे 15 से पुराने, उनको मल्टीप्लाई करिए अब किसके साथ? 11-12 के साथ। या फिर जो नए साल है उनको मल्टीप्लाई करिए किसके साथ? तब जाके कंपैरिजन हो सकता है। समझा? फिर वो कंपैरिजन किया, नीति आयोग ने उसकी रिपोर्ट दी, उसके बाद बोला कि हाँ फर्क है, पर उतना भी फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। समझा? तो दिस इज व्हाट इज योर रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी। तो रिवीजन में हमने क्या क्या किया सर? हमने कुछ रिविजन्स किए। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए। इन 2015 इंडिया implemented major reforms. India implemented major reforms. Major reforms to implement UN System of National Accounts 2008. UN System of National Accounts 2008.
इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो इस रिवीजन में हमने क्या क्या किया? इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर 1, तो सबसे पहली चीज BYS, बेस ईयर शिफ्टिंग। बेस ईयर शिफ्टिंग, बेस ईयर को शिफ्ट किया गया। बस ऐसे लिखना है आपको, 4-5 से बेस ईयर क्या था आपका, 4-5 से शिफ्ट किया कहां की तरफ, 11-12 बन गया नया बेस ईयर। लिखा। अब इसमें एक अपडेट आया है, ब्रैकेट में लिखेंगे अपडेट। ये सारा का सारा जीडीपी का डेटा वगैरह कौन सी मिनिस्ट्री से आता है? NSO is not a ministry, it's a department. Ministry of Commerce. लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, मॉस्पी कहते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री है भाई, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन्हीं के अंडर आता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो एक अंडर आसा। समझा? मिनिस्ट्री पता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब शॉर्ट में मुझे बोलना ये है, अपडेट ये है बेसिकली, मॉस्पी ने कहा कि सर यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में क्या बोला था, बेस ईयर कितने साल के बाद चेंज करना है, एवरी 5th ईयर। तो लास्ट रिवीजन कब हुआ, 15, जिसमें बेस ईयर हमने क्या रखा, 11-12। एड 5 years टू इट, 2020 वी वर एक्सपेक्टिंग अ न्यू बेस ईयर, यही है ना। पर 2020 में वी कुड नॉट कम अप विद द बेस ईयर बिकॉज इट वाज अ कोविड ईयर, एक्सेप्शनल था। देन वी वर एक्सपेक्टिंग अ न्यू बेस ईयर इन 21, पर हम नहीं दे पाए बिकॉज कोविड का मामला खिंच गया। 22 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं दे पाए। 23 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोला कि अब इंतज़ार ही कर लेते हैं, इलेक्शन है अगले साल, तो रोक दिया। इलेक्शन वाला साल भी निकल गया, फिर है 25 में, यानी इस साल ये बोला गया मॉस्पी ने कि हमारा नया बेस ईयर अब जो होगा वो होगा 22-23। वो क्या होगा, 22-23। समझा? लिखना नहीं है, मैं लिखाऊंगा। नया बेस ईयर क्या होगा, 22-23। और 22-23 का डेटा अभी आया नहीं, उन्होंने उसमें ये बोला इसके हिसाब से डेटा आना शुरू हो जाएगा फरवरी 2026 से, यानी अगले साल से। समझ आ रहा आपको? फिलहाल हमारे पास जो भी डेटा है वो किसके हिसाब से है, 11-12। लिखो, मॉस्पी announced that the government is revising the GDP base year, revising the GDP base year from 11-12 to 22-23 to 22-23। लिखा? The revised data will be released. The revised data will be released on 27th February. On 27th February 2026. 2026। तो सर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या हमारा, रिवीजन। तो पहला रिवीजन क्या हुआ, बेस ईयर। तो अभी भी बेस ईयर कौन है हमारा, 11-12। दूसरा चीज क्या हुआ, जीडीपी 2015 से पहले हमेशा लिया जाता था फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे लिया जाता था, यानी कांग्रेस के जितने भी जीडीपी फिगर्स थे वो फैक्टर कॉस्ट वाले थे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फैक्टर कॉस्ट का जीडीपी ज़्यादा बेहतर पिक्चर दिखाता है। लेकिन बीजेपी शिफ्टेड फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी मार्केट प्राइस। आज हमारा ये वाला जीडीपी है, मार्केट प्राइस वाला। समझ आ रहा है?
तो दिस इज व्हाट जीडीपी इज करंटली, जीडीपी मार्केट प्राइस। तो बताइए जो आज आपको फिगर मिलते हैं जीडीपी के, क्या उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है? यस, इसमें टैक्सेस का असर मौजूद है। When we ask the government, why did you do this? चलो ऊपर वाला तो समझ आता है that you had to shift. Why did you go from factor cost to market price? So when you ask the government tells you it's an international practice. Everybody does that. अमेरिका में मार्केट प्राइस ही है, यूरोप में मार्केट प्राइस ही है, तो हमने भी मार्केट प्राइस पे लगाया। पर when there are some critiques to the government जो कहते हैं कि you're wrong here because जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पर जो चलता है ज़रूरी नहीं कि आप वही चीज़ यहाँ पे लगा सको। अब डेवलप वर्ल्ड में मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकाला जाता है, इट्स फाइन विद देम। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे टैक्सेस का असर उतना नहीं होता। दीज आर कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का उतना इंटरफेरेंस, तो वहाँ टैक्सेस में उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता प्राइसेस पे। इंडिया बीइंग अ सोशलिस्ट कंट्री, हमारे टैक्सेस बहुत तगड़े हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बहुत फर्क आ जाता है। तो इंडिया के सेंस में मार्केट प्राइस का जीडीपी ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है सेंस में। पर इंडिया का मानना है, गवर्नमेंट का मेन मानना है कि इससे थोड़ा इंटरनेशनल हम जो कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज़ के साथ थोड़ा इजी हो जाता है और ये निकालना भी थोड़ा आसान है। तो हम मार्केट प्राइस के साथ ही जाएंगे बिकॉज ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। समझा? तीसरा भी कुछ अपडेट किया था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपडेट इन डेटा कलेक्शन लिखो बस। अपडेट इन डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाया ताकि कोई चीज़ छूटे ना। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, मीट प्रोडक्शन में, एग्स वगैरह सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया उधर। ठीक है सर, समझ आया? आगे बढ़े। जीडीपी इतना ही है, ठीक है। चलो सवाल पूछो जल्दी जल्दी जी। मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसका क्या? जितना मैं समझ पाया आप क्या बोल रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब टैक्सेस में पैसा लेती है वो खर्चा करती है, ये बोल रहे हो आप? तो वो इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? GDP is not the measurement of benefit or welfare. GDP is the measurement of production. Stick to that. समझा? आप प्रोडक्शन की बात करो। मैंने आपको पहले ही बोला, फर्स्ट क्लास जब जीडीपी पढ़ा, मैंने आपको कहा इसको कंफ्यूज नहीं करना। जीडीपी से हम पूरा वेलफेयर निकालेंगे, बेनिफिट निकालेंगे, कंट्री को कितना मिलता है, डेवलपमेंट निकालेंगे, नहीं। जीडीपी बोलता है इस धरती पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो टैक्सेस का कौन सा प्रोडक्शन होता है? बेनिफिट मत निकालना है जीडीपी में। जीडीपी थोड़ी बोल रहा है बेनिफिट निकालो। फिर सेकंड हैंड ट्रांजैक्शन में कितना बेनिफिट है? पूरा का पूरा सेकंड हैंड ही उड़ा दिया आपने। फिर हमारी माँ जो घर पे काम करती है कितना बेनिफिट है, वो भी उड़ा दिया आपने। जीडीपी बेनिफिट नहीं देखता है, जीडीपी देखता है प्रोडक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो इट इज नॉट द बेस्ट मेजरमेंट, ये बेस्ट मेजरमेंट नहीं है। आपको फिर दूसरा कोई मेजरमेंट निकालना पड़ेगा जिसमें आप ये काउंट कर सके। जैसे हमने निकाला दूसरा मेजरमेंट, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर निकाला हमने, उसमें हम माँ की सर्विसेज भी ऐड करते हैं, डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्विसेज जो घर पे होती है वो भी ऐड करते हैं, उसको भी हम वैल्यू देते हैं। उसमें लीजर टाइम भी ऐड होता है कि हमारा कोई वर्कर था उसको हमने 2 घंटे सोने दिया, वो 2 घंटे भी ऐड करो जीडीपी में। समझ रहा आपको? वो लेकिन अलग मेजरमेंट ही बनेगा, वो जीडीपी में नहीं आ सकता वो सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक लिखेंगे सीजनैलिटी, ये इसी नेशनल इनकम में ही है। देखो हमारा टॉपिक क्या था, जरा याद करो। हमारा मेन चैप्टर कौन सा है? ग्रोथ एंड, मैंने आपको क्या कहा, ग्रोथ तब निकलेगी जब पहले क्या होगा? अरे भाई नेशनल इनकम, पहले क्या होगा? नेशनल इनकम निकालो फिर ग्रोथ निकालेंगे, है कि नहीं? अब मैं ग्रोथ में की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। नेशनल इनकम निकाल लिया हमने। अब नेशनल इनकम जब भी मैं बोलूंगा आप समझ लेना मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे ग्रोथ में कदम रख रहे हैं। टॉपिक है सीजनैलिटी, टॉपिक है सीजनैलिटी।
सीजनैलिटी। ना सीजनैलिटी जो है ये इंडिया में शुरू हुई 1999-2000 से। 1999-2000 से शुरू हुआ इंडिया में सीजनैलिटी। अब सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको आपके क्लास की एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए सर, मान लीजिए मैं अभी इकोनॉमी चला रहा हूं। कल हमने मानिए अब आपके टेस्ट्स वगैरह होते रहते हैं, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने कहा देखो टेस्ट वेस्ट में टाइम ज़्यादा होता है, एक काम करते हैं मैं लेक्चर कंटिन्यूसली देता रहूँगा एंड बाय द टाइम आई एम डन विद माय क्लासेस और मेरे सारे क्लासेस खत्म हो जाए, सिलेबस इज डन, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, क्लासेस वर ओवर, देन फिर मैंने आपका क्या कराया, टेस्ट कराया। अब बताइए आखिर पे जब आपका टेस्ट होगा, इकोनॉमी खत्म हो चुका है, लेट्स सपोज मुझे तब पता चली कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास तो खत्म हो चुके हैं, समझ रहा है। तो तरीका क्या है, तरीका है कि इकोनॉमी के क्लासेस में आप मान लो 5-5 क्लासेस का ब्रेक दे दो और 5 क्लासेस होंगे टेस्ट ले लो, 5 क्लासेस होंगे टेस्ट ले लो, ताकि आप इमीडिएटली कोर्स करेक्शन कर सके। जैसे कल मुझे पता चला आप लोगों का काफ़ी सारे बच्चे नील बटे सन्नाटा है, उनको समझ ही नहीं, इतना पढ़ाने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन गलत होना चाहिए था आपका, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया मैंने। तो पता चला सर कि हमें कल जब मुझे पता चला तो मुझे आप लोगों की लेवल समझ आई, समझ रहा आपको। तो अब मैं कोर्स करेक्शन कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा अलग से तरीके से बढ़ाऊंगा, तो मैंने अपने लेक्चर के ढांचे को चेंज कर लिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ सके, समझ रहा आपको। तो सर हमें इंटरवल्स में अगर डेटा मिलता रहा बीच बीच में तो हम पॉलिसी बेहतर बना सकते हैं, समझ आ रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजनैलिटी। अब देखो ज़रा, इसको मैं जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में लगा रहा हूँ। सर ये साल मेरा 2024-25 कहाँ से शुरू होगा, 1 अप्रैल, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च। सर 1 अप्रैल से प्रोडक्शन शुरू हो रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त प्रोडक्शन हो रहा है, करते करते दिसंबर जनवरी फरवरी और 31 मार्च साल खत्म हो गया। उसके बाद हमें 1-2 महीने लगेंगे कैलकुलेट करने में। मानिए अप्रैल और मई के महीने में हमें पता चला कि जीडीपी इस साल कितना था, साल खत्म हो चुका था, और हमें बाद में पता चला कि जीडीपी कम था। क्या मैं उसके बाद कुछ कर सकता हूं? इस साल, ये तो साल ही खत्म हो गया ना, उस अगले साल कर सकते हो आप कुछ ना कुछ, मगर ये साल तो गया आपका। अगर आपको पहले ही पता चल जाता शायद आप कुछ कर लेते, समझा। इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, सीजनैलिटी। हमने कहा ये साल के बाद निकालना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम 12 महीनों को 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं, 3 3 3 और 3, कितने हो गए टोटल, 12। तो सर पहले 3 महीने, फिर 3 हो गए 6, 6 3 हो गए 9, 9 3 हो गए 12। पहले हम जीडीपी निकालेंगे 3 महीने का, फिर इसके हिसाब से देखेंगे, आगे कुछ चेंजेस करेंगे, फिर निकालेंगे और 3 का, फिर निकालेंगे और 3 का, फिर निकालेंगे और 3 का। ऐसे जीडीपी को हम क्वार्टरली जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टरली जीडीपी फिगर्स। क्या कहते हैं, क्वार्टरली जीडीपी फिगर्स। और ये एक 3 महीना आपका क्वार्टर कहलाता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, जरा 4 क्वार्टर्स, और हर क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का। तो टोटल हो गए 4 क्वार्टर 12 महीने, समझा। लिखो, it means the calculation of GDP is done for a period of 3 months. For a period of 3 months. That is a quarter. That is a quarter. That is a quarter. It gives a more real-time picture of economic performance. More real-time picture of economic performance. Economic performance. Clear हुआ? अब देखिए जरा,
इंडिया के क्वार्टर्स कौन कौन है? तो हमारे पास है 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 1, 2, 3, 4। तो साल शुरू कहां से होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, अप्रैल में महीना, मई और जून, अप्रैल मई जून। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद जनवरी, फरवरी, 31 मार्च। क्लियर है सर? हो गए 4 क्वार्टर। अच्छा सी, you cannot compare quarter 1 of India with the quarter 1 of US because we are looking at 2 different periods. Quarter 1 of India is April, May, June. Quarter 1 of US is October, November, December. हमारा क्वार्टर 3 उनका क्वार्टर 1 है, हमारा क्वार्टर 1 चाइना का क्वार्टर 4 है। समझ आ रहा है आपको? तो आप क्वार्टरली तरीके से कंट्रीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपको ईयरली कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पूरे एवरेज बताओ चारों क्वार्टर्स का, उसको कंपेयर करेंगे एवरेज ऑफ चारों क्वार्टर्स ऑफ चाइना, फिर बता सकते हैं कि क्या हुआ। समझा? तो सर ये हो गए 4 क्वार्टर्स। इसके बेसिस पर अब आपको समझ आएगा, लिखेंगे हेडिंग ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ। अब देखिए सर, ग्रोथ फिगर्स लिखना, ग्रोथ फिगर्स। सर अब ग्रोथ जो आपको देखनी है वो हम देख सकते हैं 2 तरीकों से। पहला तरीका क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ, पहला तरीका क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ, दूसरा तरीका ईयरली जीडीपी ग्रोथ। क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ और दूसरा तरीका ईयरली जीडीपी ग्रोथ। ईयरली जीडीपी ग्रोथ। नाउ सी, पहले क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। इसके अंदर पहला सब टाइप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, QOQ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। ये क्या देखता है सर? एक साल में कितने क्वार्टर? 4। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो देखिए क्या करता है, ये क्वार्टर 4 के फिगर्स को कंपेयर करता है उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर से। तो अगर मैंने यहां पर 110 कमाया जीडीपी और यहां पर 100 ही कमाया, तो मेरा ग्रोथ कितना हुआ है? 3 से 4, 100 से 110, 10% का ग्रोथ हुआ है। सो क्वार्टर 4 विल बी कंपेयर्ड विद क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 विल बी कंपेयर्ड विद क्वार्टर 2, क्वार्टर 2 विल बी कंपेयर्ड विद क्वार्टर 1, क्वार्टर 1 विल बी कंपेयर्ड विद क्वार्टर 4 ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ आ रहा है आपको? इस तरीके से आप अपने प्रीसीडिंग क्वार्टर के साथ इसको कंपेयर करते रहोगे। ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? कोई सवाल है? पूछो पूछो। चलो लिखो। It measures the change in GDP, change in GDP between 2 successive quarters, between 2 successive quarters, between 2 successive quarter। लिख सकते हैं आप ऐसे, क्वार्टर 1 कंपेयर्ड विद क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 कंपेयर्ड विद क्वार्टर 2। क्लियर है? ये हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद सर एक और है क्वार्टरली जीडीपी में, इसी के अंदर है ये, दैट इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, YOY। अब ईयर ऑन ईयर क्या देखता है सर? नो, लिसन सर, वी हैव क्वार्टर वन, ये है साल 2025, साल 2025, और ये है साल 2024 का क्वार्टर वन। तो साल 2025 का क्वार्टर वन विल बी कंपेयर्ड विद साल 2024 के क्वार्टर वन के साथ। क्वार्टर टू ऑफ दिस ईयर विल बी कंपेयर्ड विद क्वार्टर टू ऑफ प्रीवियस ईयर। क्वार्टर थ्री ऑफ दिस ईयर विल बी कंपेयर्ड विद क्वार्टर थ्री ऑफ प्रीवियस ईयर। तो बताइए, क्वार्टर वन ऑफ प्रीवियस ईयर और क्वार्टर वन ऑफ दिस ईयर में बीच में कितना समय है? एक साल। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसी को कहते हैं। समझा? सो इट कंपेयर्स वन क्वार्टर with the same quarter of the previous year. समझा? Write down. Compares GDP of a quarter. Compares GDP of a quarter with the same quarter in the previous year. The same quarter of the previous year. Is it clear? Likewise यहां से लिखेंगे आप yearly GDP growth, yearly GDP growth, yearly GDP growth। इसमें क्या है सर? अब लीजिए 2024-25 और 2023-24। अब बताइए, सारे क्वार्टर्स का टोटल मिलाकर ओवरऑल कितना ग्रोथ प्रोडक्शन था आपका? सर ओवरऑल प्रोडक्शन था 110 और पिछले साल प्रोडक्शन था 100। तो ओवरऑल जब आप एनुअल लेवल पे देखोगे, एनुअल लेवल पर सारे क्वार्टर्स का जोड़कर, तो हम कह सकते हैं 10% का ईयरली जीडीपी ग्रोथ हुआ है। समझा? इसमें क्वार्टर की बात हम नहीं करते, इसमें ईयर की बात करते हैं। क्वार्टर की बात उसमें करते हैं। समझा? इसमें सारे साल की बात करते हैं, पूरे साल में कितना चेंज हुआ है। इट कंपेयर्स एनुअल जीडीपी फिगर्स विद द प्रीवियस ईयर, विद द प्रीवियस ईयर। लिखा सर? क्लियर है? दैट्स इट। ये ग्रोथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कल मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मंडे को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और हम बिजनेस साइकिल शुरू करेंगे। ठीक है? अच्छा, लिसन, वी आर गोइंग टू इंक्रीज योर ड्यूरेशन फ्रॉम मंडे, बिकॉज इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि मंडे से अकाउंटेंसी विल रीजॉइन। ही इज़ नाउ फीलिंग गुड। तो अकाउंटेंसी स्टार्ट और इकोनॉमिक्स, और यू माइट हैव टू ऐड 1 more hour टू इट, ताकि थोड़ा एक्सपेंसिव कंटेंट आपको मिले रोज़ाना। तो लगभग मुझे लगता है 1:15 से हम आपको बुलाएंगे 4:45 तक। चलिए, थैंक यू।